नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडेट्स। इस वीडियो में हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को समझेंगे, जिसे कि जीन प्याजे ने दिया था। इस थ्योरी को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं जीन प्याजे के बारे में। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था और इन्होंने सिर्फ 22 वर्ष की अवस्था में जूलॉजी से पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी। इसके बाद ये ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया यानी कि हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं वो प्रोसेस और हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है यानी कि जीव विज्ञान, इन दोनों में रिलेशन ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। और इसी बीच जीन प्याजे अल्फ्रेड बिने के साथ बच्चों के बुद्धि परीक्षण का कार्य भी कर रहे थे और इस दौरान वो इस प्रक्रिया को समझने के लिए यानी कि ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को समझने के लिए और भी ज्यादा आकर्षित हुए। इस बारे में प्याजे ने जो कुछ भी शोध किया उसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो हमारे सोचने की प्रक्रिया है उसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक बहुत सारे बदलाव आते हैं। आप बचपन में जैसा सोचते थे अभी भी वैसा ही नहीं सोचते हो, क्योंकि आपके सोचने की प्रक्रिया बदल चुकी है। आप जैसे जैसे मैच्योर होते हो आपकी थिंकिंग का जो पैटर्न है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो चेंज होता है। और ये जो चेंजेस आते हैं हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, इसके लिए प्याजे ने कुछ फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बताया है। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जो सबसे पहला है वो है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन यानी कि जैविक परिपक्वता। ये क्या होता है? हर इंसान को जो अपने माता पिता से जीन प्राप्त होते हैं या जो आनुवंशिक गुण प्राप्त होते हैं वो समय के साथ प्रकट होते हैं और उनके प्रकटीकरण के कारण हम लोगों में परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन आती है। तो इसे प्याजे ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। प्याजे का मानना था कि इंसान जैसे जैसे मैच्योर होता है वो खुद ही सीखने लग जाता है बेहतर तरीके से। जो दूसरा फैक्टर है वो है पर्यावरणीय अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, जिसे कि प्याजे ने एक्टिविटी का नाम दिया था। ये क्या है? हर इंसान अपने आसपास की दुनिया से, अपने सराउंडिंग्स से इंटरैक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है और इस इंटरैक्शन के आधार पर उसमें अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता है। तो ये एक्सपीरियंस भी क्या करता है? सोचने की प्रक्रिया में बदलाव लाता है, क्योंकि आपके अंदर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका जो नजरिया होगा वो बदलता चला जाएगा। जो तीसरा फैक्टर है वो है सामाजिक अनुभव यानी कि सोशल एक्सपीरियंस। जो समाज का ज्ञान है वो हम लोग समाज में एक दूसरे से सीखते हैं। हालांकि प्याजे ने सामाजिक अनुभव को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बताया। प्याजे के अनुसार जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। और जो चौथा फैक्टर है वो है संतुलीकरण यानी कि इक्विलिब्रेशन। ये क्या होता है? हमारे अंदर जो भी ज्ञान पहले से मौजूद है और हम जो कुछ भी नया सीखते हैं, इन दोनों के बीच हम हमेशा एक बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं और ये प्रोसेस ही इक्विलिब्रेशन या फिर संतुलीकरण कहलाता है। और इस प्रोसेस को आप आगे और भी ज्यादा डिटेल में और भी ज्यादा अच्छे से समझोगे। जो हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है यानी कि संज्ञानात्मक कार्यविधि होती है, हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं इसके दो बेसिक क्वालिटीज होते हैं, दो मूलभूत गुण होते हैं और ये हैं, पहला है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन। जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है अपने विचारों को बौद्धिक संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित करना। यानी कि हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं, उसे हम अपने मन में यत्र तत्र बिखरा हुआ नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि हमारे मन में वो सब साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, बौद्धिक संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होता चला जाता है। और प्याजे ने इन्हीं बौद्धिक संरचनाओं को स्कीमा का नाम दिया, SCHEMA, स्कीमा। ये स्कीमा क्या होता है? तो ये बौद्धिक संरचनाएं हैं जिनके अंदर हम ज्ञान को व्यवस्थित करते हैं अपने मन में। और जो दूसरी प्रक्रिया है अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने पूर्व ज्ञान यानी कि जो कुछ हम पहले से जान रहे हैं और नए ज्ञान के बीच संतुलन बनाते हैं यानी कि इक्विलिब्रियम बनाते हैं। हमारे अंदर जो भी ज्ञान पहले से है और जो कुछ हम नया सीखते हैं, इन दोनों के बीच जो संतुलन बनाने की प्रक्रिया है वो कैसे घटित होती है? एडेप्टेशन के थ्रू होती है, अनुकूलन के थ्रू होती है। आगे हम अनुकूलन को और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अनुकूलन के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं आती हैं। जो पहली प्रक्रिया है वो है आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन और जो दूसरी प्रक्रिया है वो है समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। इतने सारे टर्म्स को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ी ही देर में सारा कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। देखो इस तस्वीर को, ये बच्चा एक चिड़िया को देखता है। ये क्या कर रहा है? एक चिड़िया को देख रहा है
और इसने पहले कभी चिड़िया को देखा होगा और ये पहचानता है कि ये बर्ड है। तो इसने क्या किया, जो बर्ड की स्कीमा है इसके मन में, यानी कि बर्ड वाले ज्ञान को जो इसने व्यवस्थित किया था जिस स्कीमा के अंदर, उसके साथ उसने इसे कंपेयर किया, इस बर्ड वाले दृश्य को, और दोनों मैच कर गए। तो ये क्या समझ गया कि ये क्या है, बर्ड है। इसके बाद क्या होता है कि इसने कभी एरोप्लेन को देख लिया। अब ये पहले से एरोप्लेन को कभी देखा नहीं था, ये जानता नहीं है कि एरोप्लेन क्या होता है, और इसके मन में कोई बौद्धिक संरचना भी नहीं है, कोई स्कीमा भी नहीं है एरोप्लेन की। अब ये इससे सबसे ज्यादा मिलता जुलता स्कीमा को ढूंढता है, और इसके मन में एरोप्लेन से रिलेटेड जो सबसे नजदीकी स्कीमा है वो किस चीज की है, बर्ड की है, यानी कि चिड़िया की है। क्योंकि एरोप्लेन भी उड़ता है, चिड़िया भी उड़ती है, एरोप्लेन में भी 2 पंख होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, और चिड़िया में भी 2 विंग्स है। तो इसे क्या लग गया कि ये क्या है, बर्ड है, और ये क्या समझ गया, ये बर्ड है। अब ये जो प्रक्रिया है ये कहलाई एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातीकरण। क्यों, यहां पर जो नया ज्ञान है, कौन सा नया ज्ञान, ये एरोप्लेन का ज्ञान, इसे किसके साथ मिला लिया गया है, पहले वाले ज्ञान के साथ। वो क्या था, बर्ड का। ये बर्ड के बारे में जानता था, बर्ड की स्कीमा इसके मन में बनी हुई थी, और ये इस नए ज्ञान को उसके साथ मिला लिया, एडजस्ट कर लिया। ये प्रक्रिया क्या कहलाई, एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातीकरण। और तभी क्या होता है कि अचानक से उस बच्चे की मां आ जाती है वहां, और वो बताती है उस बच्चे को कि अरे ये चिड़िया नहीं है, ये बर्ड नहीं है, ये क्या है, एरोप्लेन है, और इसमें लोग ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये नॉन लिविंग है, एक निर्जीव चीज है। अब क्या होता है कि बच्चा एक नई चीज सीखता है। वो पहले एरोप्लेन को बर्ड समझ बैठा था, लेकिन अब एक नया ज्ञान उससे मिला, किस चीज के बारे में, एरोप्लेन के बारे में। अब वो क्या करेगा, एक नई बौद्धिक संरचना का निर्माण करेगा अपने मन में, एक नया साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है एरोप्लेन वाला ज्ञान, वो तो अब बर्ड से अलग हो गया, ये तो अब इसे अलग रूप में पहचानने लग गया है एरोप्लेन को, और अब वो इस एरोप्लेन को बर्ड वाले स्कीमा में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां पर एक नई स्कीमा फॉर्म होगी उसके दिमाग में, और उसके अंदर वो इस एरोप्लेन वाले ज्ञान को रखेगा। ये जो एरोप्लेन के बारे में वो सीखा है, इसे वो उस नए बौद्धिक संरचना में रखेगा। और ये प्रोसेस क्या है, एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले हुआ था आत्मसातीकरण, यानी कि एसिमिलेशन, जिसमें कि वो इन दोनों चीजों को एक समझ बैठा था। पहले वाला ज्ञान यानी कि बर्ड वाली स्कीमा में ही उसने इस एरोप्लेन को फिट कर लिया था। लेकिन अब जब यहां पर नई स्कीमा बनी है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन। आत्मसातीकरण का अर्थ होता है नए अनुभवों को पहले से मौजूद बौद्धिक संरचना में रख लेना। जैसे कि उस बच्चे ने उस एरोप्लेन वाले ज्ञान को बर्ड वाले स्कीमा में रख लिया था, वो क्या था, एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातीकरण। और जो समायोजन होता है, एकोमोडेशन होता है, उसमें क्या होता है, पहले से मौजूद बौद्धिक संरचना में कुछ बदलाव किया जाता है, कुछ जोड़ा जाता है। उसके दिमाग में जो बौद्धिक संरचनाएं थी उसमें बदलाव किया उस बच्चे ने, और कुछ नया जोड़ा। क्या जोड़ा, उस एरोप्लेन के बारे में एक नया स्कीमा बनाया उसने, एक नया स्कीमा ऐड किया उसने अपने दिमाग में। तो ये दोनों प्रोसेसेस, समायोजन और आत्मसातीकरण, आपके दिमाग में बहुत क्लियर होने चाहिए। अधिकतर लोग यहां पर उलझ जाते हैं। आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां क्या होता है कि एक बच्चा है और उसके यहां पहले से कोई एक पालतू कुत्ता रहा होगा। वो कुत्ते को पहचानता है पहले से, यानी कि उसके दिमाग में कुत्ते के बारे में बौद्धिक संरचना, स्कीमा बनी हुई है। और जो स्कीमा है उसके पास कुत्ते की, उसमें उसने क्या सब रखा हुआ है कि कुत्ते के पास 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है, और कुत्ता फरी होता है, यानी कि रोएदार होता है। अब एक दिन क्या होता है कि उस बच्चे ने एक बिल्ली को देख लिया। वो पहले कभी भी बिल्ली को नहीं देखा था, पहली बार देख रहा है। और अब वो क्या करेगा, जो पूर्व ज्ञान है उसके दिमाग में, उसके साथ मैच करेगा इसे। और मैच करने में वो क्या दिखता है, इसके पास 2 कान है, ये भी फरी है, रोएदार है, और इसके पास पूंछ है। वो मैच किया अपने पहले वाले ज्ञान से, और उसे लगा क्या, अरे ये तो क्या है, डॉगी है, कुत्ता है। और वो क्या कहता है, ये डॉगी है, कुत्ता है। यहां क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ, आत्मसातीकरण हुआ। क्यों, जो पहले से मौजूद ज्ञान था उसके साथ उसने इस नए ज्ञान को ऐड कर लिया, उसी में बिठा लिया उसने इसे। ये क्या कहलाया, एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातीकरण। अब क्या होता है, उसकी मां आती है अचानक से और वो बताती है कि ये कुत्ता नहीं है, डॉगी नहीं है, ये क्या है, बिल्ली है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और जो कुत्ता है वो भौंकता है। अब क्या हुआ, बच्चे के दिमाग में यह ज्ञान पहले से नहीं था कि बिल्ली और कुत्ते में क्या अंतर होता है।
जो कुछ नया सीखा उसने, अब उसके आधार पर उसने अपनी बौद्धिक संरचनाओं में कुछ परिवर्तन किया। कैसा परिवर्तन किया कि जो डॉगी के बारे में उसके पास पहले से स्कीमा बनी हुई थी, उसमें एक नया चीज उसने ऐड कर लिया कि कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। और एक नई स्कीमा का भी फॉर्मेशन हुआ है उसके दिमाग में। और नई स्कीमा किस चीज के बारे में है, कैट के बारे में है। और कैट के बारे में उसने क्या क्या चीज रखा, इसके पास 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है, बिल्ली फर्री होती है यानी कि रोएदार होती है, और ये म्याऊं म्याऊं करती है। ये एक नया ज्ञान था। तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ है, एक नई स्कीमा बनी है, कुछ चेंज हुआ है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इनके बीच अंतर बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए आपके दिमाग में। अधिकांश लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद प्याजे ने क्या किया कि जो हमारे अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसे कुछ स्टेजेस में बांटा। टोटल 4 स्टेजेस बताए प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। और वो कौन कौन से स्टेज हैं? जो सबसे पहला स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि 0 से 2 साल तक यानी कि जन्म से 2 साल तक का होता है। जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो तीसरी अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और जो चौथी और अंतिम अवस्था है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इन चारों को अलग अलग देखते हैं डिटेल में, चलिए समझते हैं। जो पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। एक बात बता दूं कि ये जो हिंदी वाला नाम है ना, ये अलग अलग जगह बहुत सारा आपको मिल जाएगा, इसलिए जो इंग्लिश वाला टर्म है उसे जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन से बचोगे। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 साल तक का यानी कि जन्म से 2 साल तक का होता है। इसमें बच्चा अपने सेंसेस से और रिफ्लेक्सिव एक्शन से सीखता है। सेंसेस मतलब जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें, उनके थ्रू वो सीखता है। और वो जो इधर उधर हाथ पैर मारता है, जो नेचुरल एक्शंस हैं, जो रिफ्लेक्सिव एक्शंस हैं उसमें, उसके द्वारा वो बच्चा क्या करता है, दुनिया को समझने का प्रयास करता है। इसलिए क्या कहा गया है यहां, सेंसेस आर टीचर्स। और इसी दौरान बच्चों में स्थूल गतिक कौशलों का विकास होने लगता है। ये गतिक कौशल क्या है? शरीर के अंगों को इधर उधर मूव करना, शरीर में मूवमेंट करना, गति करना, इसे एक गतिक कौशल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जो स्थूल गतिक कौशल है यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, उनमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हाथ पैर इधर उधर फेंकना, हाथ हिलाना, पैर को हिलाना। तो ये सब क्या है, बड़ी मांसपेशियों की मदद से होता है। इन्हें हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। और जो फाइन मोटर स्किल है वो यहां डेवलप नहीं होता है, समझ लेते हैं वो क्या है। ये जो फाइन मोटर स्किल होता है उसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कलम को पकड़ना, हैंडराइटिंग बनाकर लिखना, सुई में धागे को डालना, पेंटिंग बनाना। तो ये सब क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल है। इनमें छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है और बच्चे में यहां पर वो विकसित नहीं होते हैं। यहां पर इस स्टेज में क्या विकसित हो रहा है, स्थूल गतिक कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स। और इसी स्टेज में बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लग जाता है, यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने लग जाता है। क्या है कि जब आप किसी बच्चे के पास जाते हो और उसे गोद में उठाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हो, तो वो बच्चा भी अपने हाथ ऊपर उठा देता है। ये क्या है, उसे पता है कि वैसा करने से उसे गोद में लिया जाएगा। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी इसी स्टेज में यानी कि 0 से 2 वर्ष के बीच की आयु में ही बच्चे में आना शुरू हो जाता है। और बच्चे यहां पर दूसरों की नकल करना प्रारंभ कर देते हैं। आप उसके सामने बाबा मामा बोलो, वो धीरे धीरे नकल करने लग जाता है। और उसमें विलंबित अनुकरण भी आ जाता है। विलंबित अनुकरण यानी कि डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो देखते ही तुरंत उसका अनुकरण नहीं करेगा, तुरंत नकल नहीं करेगा। आपके जाने के बाद कभी भी जब उसका मन करेगा तब वो उसे रिपीट करने लग जाएगा। इसे ही विलंबित अनुकरण यानी कि डेफर्ड इमिटेशन कहते हैं। तो ये सब इसी स्टेज में आना शुरू हो जाता है। और बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है वो भी यहां पर डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये क्या है, जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे के पास अपने चेहरे को ढक लेते हो और फिर अचानक से चेहरे के सामने से हाथ हटाते हो तो बच्चा खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं आया हुआ था। उसके आंख के सामने से जैसे कोई चीज ओझल होती है, उसके नजर में वो चीज गायब हो जाती है, मतलब उस वस्तु का अस्तित्व ही गायब हो जाता है। लेकिन जब बच्चा 9-10 महीने का हो जाता है,
लगभग उस अवस्था से बच्चों में वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होने लग जाता है। अब उसके सामने से कोई चीज अगर ओझल हो गई है तो वो चीज उसके मन से भी गायब नहीं हो जाती है, उसमें वस्तु स्थायित्व आने लग जाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है और आप खिलौने को वहां से हटाकर दूसरी जगह रख देते हो, अब अगर वो उस खिलौने के लिए रोने लग जाता है, मतलब उसमें वस्तु स्थायित्व आना शुरू हो गया है या आ चुका है, क्योंकि वो उस खिलौने को याद रख पा रहा है। इसी कारण तो वो उस खिलौने को दोबारा प्राप्त करने के लिए रो रहा है ना। तो ये वस्तु स्थायित्व का जो गुण है ये लगभग 9-10 महीने की अवस्था में डेवलप होना शुरू होता है और लगभग 18 महीने की अवस्था आते आते पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। तो ये कब आ रहा है? सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था में। इसके बाद की जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है लगभग 2 से 7 वर्ष के बीच की आयु में। इसमें बच्चों में भाषा का विकास काफी तेजी से होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है यहां पर काफी रैपिड स्पीड में होता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है या कौन सा जो आयु वर्ग है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या जवाब होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष के बीच का जो आयु वर्ग है वो सबसे महत्वपूर्ण है भाषा विकास के लिए। एक बात बता दूं, यहां जो संक्रिया शब्द है ना, इसका मतलब है मेंटल ऑपरेशन, यानी कि दिमाग में जो विचार चलते हैं उसकी बात हो रही है। तो यहां पर भी मेंटल ऑपरेशंस बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं, इसलिए इस स्टेज को क्या कहा गया है? प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में विचारों में विलोमता का अभाव होता है, यानी कि थॉट्स में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे किसी भी चीज को रिवर्स करके, उल्टा करके नहीं सोच पाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपने मिट्टी का एक गोला बनाया ए, और बिल्कुल इतना ही बड़ा एक दूसरा गोला बनाया बी। अब आप क्या करते हो, ये जो दूसरा गोला है उसे दबाकर चपटा कर देते हो और ये हो गया चपटा, ये है बी। अब आप बच्चे से पूछते हो कि ये जो ए है वो ज्यादा बड़ा है या बी ज्यादा बड़ा है, तो वो बोलेगा कि ए ज्यादा बड़ा है, ज्यादा मिट्टी इसमें है। वो ऐसा नहीं समझ पाता है कि ये जो चपटा हुआ गोला है, जो कि गोला था वो जो अब चपटा हो गया है, ये तो पहले इतनी ही मिट्टी थी ना इसमें, इसे ही तो दबाकर ये बनाया। नहीं, वो ऐसा नहीं समझ पाता है, वो अपने थॉट्स को रिवर्स नहीं कर पाता है। इसलिए क्या कहा गया है कि यहां पर विचारों में विलोमता का अभाव होता है और बच्चे यहां पर संरक्षण के सिद्धांत को यानी कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल को नहीं समझ पाते हैं। यह संरक्षण का सिद्धांत क्या है? इसका मतलब होता है कि द अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग रिमेन्स द सेम इवन इफ द अरेंजमेंट और अपीयरेंस इज चेंज्ड। यानी कि किसी चीज को अगर आप उसके रूप को बदल देते हो तो उसकी मात्रा नहीं बदलती है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, ये जो सामने में फोटो देख रहे हो, यहां पर 2 बीकर हैं। सबसे पहले फोटो ए को देखो, यहां पर 2 बीकर हैं और दोनों में बराबर मात्रा में पानी है। अब क्या किया जाता है कि एक लंबा वाला बीकर ले लिया जाता है। यहां फोटो बी को देखो, एक लंबा वाला बीकर ले लिया गया और पहले बीकर का पानी सारा इसमें उड़ेल दिया गया, जो कि अब कैसा बन गया? यहां सी वाले फोटो में देखो कि पहले वाले बीकर का सारा पानी किस में आ गया है? इस लंबे वाले बीकर में आ गया है और दूसरा वाला तो ज्यों का त्यों है। अब आप बच्चे से पूछते हो कि ज्यादा पानी किस में है, इस वाले में या फिर इस वाले में, तो वो बोलेगा ज्यादा पानी किस में है? इस लंबे वाले में। क्यों? क्योंकि उसे ये ज्यादा ऊंचा दिख रहा है, इसलिए वो कहेगा कि इसमें क्या है? ज्यादा पानी है। वो ऐसा नहीं समझ पाता है कि ये पानी तो उतना ही है ना, इसे लंबा कर देने पर पानी की मात्रा तो नहीं बढ़ गई ना। नहीं, बच्चा इस अवस्था में इस चीज को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाता है। यानी कि जो संरक्षण का सिद्धांत है वो इस अवस्था में नहीं आया हुआ होता है बच्चों में। और बच्चे तर्क तो करते हैं लेकिन अतार्किक तर्क करते हैं, इलॉजिकल रीजनिंग करते हैं। उनकी खुद की बहुत सारी अवधारणाएं बनी हुई होती हैं, वो कुछ भी सोच लेंगे और उसी तरीके से सोचते रहेंगे। और इसी कारण यहां क्या कहा गया है कि बच्चों में इगोसेंट्रिज्म होता है, अहंगमन्यता यानी कि आत्म केंद्रितता होती है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं। उसे लगता है कि वो जैसा सोच रहा है, वो जैसा फील कर रहा है, पूरी दुनिया वैसा ही सोचती है, वैसा ही फील करती है। इसे ही इगोसेंट्रिज्म कहा गया है। यहां पर ईगो का मतलब अहंकार या फिर घमंड नहीं है। यहां पर इगोसेंट्रिज्म का मतलब है सिर्फ अपने दृष्टिकोण से सोच पाना, किसी दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाना। और यहां पर बच्चों में जीववाद यानी कि एनिमिज्म मौजूद होता है। इसका मतलब वो सारी चीज को सजीव मानते हैं, यानी कि हर कुछ को लिविंग थिंग्स मानते हैं। अगर बच्चे को टेबल से चोट लग जाता है और आप टेबल को पीट देते हो तो वो खुश हो जाता है, अरे उसने मुझे चोट लगाया तो उसे भी चोट लगा दिया गया। यही क्या कहलाता है? एनिमिज्म यानी कि जीववाद।
अब समझते हैं इसके बाद की अवस्था को। यहां जो तीसरी अवस्था आती है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 7 से 11 वर्ष के बीच। इस अवस्था में बच्चे मूर्त वस्तुओं के ऊपर तर्क करने लग जाते हैं, यानी कि जो कंक्रीट थिंग्स हैं, जो चीजें बच्चों के सामने उपस्थित हैं, जिसे कि बच्चे देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन चीजों के ऊपर बच्चे तर्क करने लग जाते हैं, उन पर लॉजिक अप्लाई करने लग जाते हैं। लेकिन जो चीजें बच्चों के सामने उपस्थित नहीं है, जिसे कि बच्चे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उन चीजों पर अभी बच्चे बहुत ज्यादा तर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह अवस्था क्या कहलाती है? कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। यानी कि यहां जो मेंटल ऑपरेशंस हो सकते हैं, जो संक्रियाएं हो सकती हैं, वो किन चीजों पर? जो मूर्त चीजें हैं, जो कंक्रीट चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं पर हो सकती हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एबिलिटीज का डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे कि विचारों की विलोमता, संरक्षण का सिद्धांत, जो कि आपने पिछले स्टेज में देखा था कि बच्चों में नहीं होती है। और चूंकि बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत यहां विकसित हो जाता है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल को वो समझने लग जाते हैं, इसलिए अब वो क्रमबद्धता को, यानी कि सेरिएशन को भी समझने लग जाते हैं। चीजों में जो क्रमिकता होती है, जो सीरीज का गुण होता है, उसे भी बच्चे समझने लग जाते हैं। बच्चे चीजों को क्लासिफाई करने लग जाते हैं। अलग अलग गुणों के आधार पर चीजों का वर्गीकरण करना भी बच्चे सीख जाते हैं इस अवस्था में आकर के। यहां पर बच्चों में आत्मकेंद्रितता भी खत्म होने लग जाती है, यानी कि अब वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को, दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने लग जाते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से सोच पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के थॉट्स में डिसेंट्रेशन हो जाता है, यानी कि अब वो सिर्फ एक ही चीज पर केंद्रित होकर सोचने के बजाय अलग अलग दिशा में भी सोच सकते हैं। डिसेंट्रेशन ऑफ थॉट्स हो जाता है। इसी कारण क्या होता है? इगोसेंट्रिज्म खत्म हो जाता है, वैनिश कर जाता है। और यहां पर बच्चों के विचार में जीववाद का, एनिमिज्म का भी अंत हो जाता है, यानी कि अब वो सजीव और निर्जीव को सही तरीके से समझने लग जाते हैं। और जो चौथी अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से शुरू हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त वस्तुओं पर भी चिंतन कर सकते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स पर भी, जो चीजें बच्चों के सामने उपस्थित नहीं है, उन चीजों पर भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं। समाज के अलग अलग पहलुओं पर वो अपने विचार रखने लग जाते हैं। कब? जबकि बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाते हैं। और इस अवस्था में बच्चे अभिसारी और अपसारी दोनों तरह की थिंकिंग, यानी कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग एक साथ करने लग जाते हैं। यहां जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसका मतलब होता है एक चीज के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन सभी चीजों के बारे में सोचना, अलग अलग दृष्टिकोणों से सोचना। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जो अभिसारी सोच है, उसमें क्या होता है कि जब बच्चे ने बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज को समझ लिया, तब डिसाइड करते हैं कि करना क्या है, यानी कि बहुत सारी चीजों से, बिखरे हुए सोच से एक निश्चित बिंदु की तरफ आना, इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो इस अवस्था में बच्चे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों चीजों को एक साथ करने लग जाते हैं, दोनों तरह की थिंकिंग एक साथ करने लग जाते हैं। यहां पर बच्चों में निगमनात्मक तर्क, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग का भी डेवलपमेंट हो जाता है। वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ सोच सकते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ अपने रीजनिंग को अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों में यहां पर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, यानी कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी डेवलप हो जाती है, यानी कि अब वो ऐसी चीजों पर डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करने लग जाते हैं जो चीजें हाइपोथेटिकल हैं, यानी कि जो चीजें कल्पित हैं, उन चीजों पर भी अब वो डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करने लग जाते हैं। और यहां पर एक खास टाइप का इगोसेंट्रिज्म होता है, जिसे कि एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म कहते हैं। ये वो वाला इगोसेंट्रिज्म नहीं है जो बच्चे में पहले हुआ करता था, बल्कि यहां इगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने दृष्टिकोण पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। वो अपने दृष्टिकोण के अलावा दूसरों के दृष्टिकोण को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहते। और इसी से क्या होता है, जब बच्चे अपने आइडियाज पर, सिर्फ अपने सोच पर ही ज्यादा केंद्रित होने लग जाते हैं, तो उनमें एक और प्रॉब्लम आने लग जाती है कि वो समझते हैं कि पूरी दुनिया उसे ही देख रही है। वो कैसे चल रहे हैं, वो कैसे ड्रेसेस पहन रहे हैं, वो बाहर क्या कर रहे हैं,
हर कुछ ये समाज देख रहा है लगातार, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है किशोरावस्था में बच्चों को, और ये फीलिंग्स धीरे धीरे किशोरावस्था के बाद बच्चों में कम भी होने लग जाती हैं। तो ये 4 अवस्थाएं थी संज्ञानात्मक विकास की। यहां से हर एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, DSSS हो, किसी भी स्टेट का टीईटी एग्जाम हो, हर एग्जाम में बहुत सारे सवाल निश्चित रूप से आते हैं, तो इन्हें समझना काफी जरूरी था आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे इन चीजों को बहुत अच्छे से। चलो एक कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू समझते हैं इन चीजों को फिर से। तो यहां हमने देखा कि जो हमारे कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, उसे कुछ कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि कुछ कुछ कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, जैविक परिपक्वता, एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन, यानी कि समाज के साथ अंतःक्रिया, और इक्विलिब्रेशन। इसी इक्विलिब्रेशन को आपने आगे डिटेल में देखा था। और जो हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है, जो संज्ञानात्मक संक्रियाएं होती हैं, उनके 2 फीचर्स को देखा था हमने, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडेप्टेशन। जो ये एडेप्टेशन था, इसके अंतर्गत हमने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को समझा, यानी कि आत्मसातीकरण और समायोजन को समझा था। इसके बाद हमने देखा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके 4 स्टेजेस होते हैं: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इन स्टेजेस के अलग अलग फीचर्स को भी हमने समझा। तो आई थिंक जीन प्याजे का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी जरूर पूछें। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के बहुत सारे वीडियोस लगातार आते रहते हैं। धन्यवाद।